हाय फ्रेंड एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट इरफान याकूब और आज मैं आपके लिए लाया हूं सारगोसा सी की अजीबोगरीब मिस्ट्री। ये वो समंदर है, ये वो जगह है जो कहा जाता है अपनी ही बाउंड्रीज खींचे हुए समंदर के अंदर मौजूद है। यानी कि बड़ी अजीबोगरीब मिस्ट्री है कि समंदर के अंदर एक और समंदर मौजूद है जिसकी अपनी ही बाउंड्रीज हैं। ये सुनने में बड़ा अजीब ज़रूर है, मगर ये हकीकत है कि इसकी कोई लैंड लाइन नहीं है, इसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है, इसकी कोई शोर बाउंड्री से जाके नहीं मिलती, यानी कि किसी बीच से जाके नहीं मिलती। ये समंदर के बीचों बीच अपनी ही एक अलग मिस्ट्री रखता है और अपना ही एक ओशन गेयर रखता है। जो इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री मिलती है, कहा जाता है, वो यही मिस्ट्री है कि क्यों इस तरह से अपनी बाउंड्रीज अलग से खींचे हुए हैं। और ये आज से नहीं बल्कि बताया जाता है कई सदियों से ये फिनोमिना यहाँ पे खड़ा हुआ है। यानी कि कई सदियों से इसकी हमारे को एविडेंसेस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि इसी यहाँ पर ज़मानों से मौजूद है। जब मैं इसकी हिस्ट्री पे आऊँगा तो आपको डिटेल इसकी बताऊँगा कि इसकी डिटेल कहाँ से मिलती है। बट अभी हम चलते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं। सारगोसा सी जो कि आ जाता है एटलांटिक ओशन के अंदर। एटलांटिक ओशन के बारे में यही बात मशहूर है कि एटलांटिक ओशन ऑलरेडी बहुत मिस्टीरियस ओशन है। इस ओशन के अंदर और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ मिलती हैं, जैसा कि बरमूदा ट्रायंगल, और इसके अलावा भी बहुत सी मिस्ट्रीज़ एटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं। सिमिलरली सारगोसा सी भी वही मकाम है जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है, और इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी एक मिस्टीरियस प्लेस है जो ज़मानों से अपनी मिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करे हुए है। अगर इसको देखा जाए, इसको एनालिसिस करा जाए, तो ये एक सीवीड से घिरा हुआ एरिया है, यानी कि समंदरी जंगलात से घिरा हुआ एक समंदर है जो बड़े रकबे के ऊपर फैला हुआ है। अगर इसके रकबे के ऊपर हम चलते हैं तो इसका रकबा है 1100 किलोमीटर का, यानी कि 1100 किलोमीटर की इसकी लंबाई बताई जाती है, जो बन जाती है तकरीबन 600 नॉटिकल माइल्स। जबकि इसकी विद, इसकी चौड़ाई बताई जाती है 3200 किलोमीटर, जो बन जाता है 1750 नॉटिकल माइल्स। यानी रकबे के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी मिस्टीरियस समंदर रहा है। सबसे ज़्यादा जो इसकी मिस्ट्रीज़ मिलती हैं वो इन्हीं सीवीड्स की झाड़ियों से मिलती है। कहा जाता है इन सीवीड्स की झाड़ियों में छोटी बड़ी काफ़ी शिप्स स्टक हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है सेलर्स को। ये ओशन अपने ही एक घेर रखता है, यानी कि अपनी बाउंड्री इसने खींची हुई है। पहले इसकी बाउंड्री चलती है गल्फ स्ट्रीम करंट की तरफ से, और ये घूमती हुई आ जाती है अटलांटिक ओशन करंट की तरफ। ईस्ट में आके मिलती है कैनेरी करंट की तरफ, और लास्ट ये घूमती हुई जाती है साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट की तरफ। यानी ये चारों तरफ से करंट्स के अंदर घिरा हुआ ये अपना ही घेर रखता हुआ सी है जो चारों तरफ से पैक है। यानी कि इसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है, इसने अपनी कोस्टल लाइन खुद ही बनाई हुई है। जो इसके बारे में मिस्ट्री मिलती है वो यही है कि इसकी अपनी जो कोस्टल लाइंस हैं वो इन्हीं झाड़ियों से बनी हुई हैं, और ये बात इसको बड़ी मिस्टीरियस और बड़ा अजीबोगरीब समंदर बना देती है कि किस तरह से ये अपने समंदर का अलग ही वजूद रखता है बीच समंदर के अंदर। यानी कि एटलांटिक के अंदर एक और ओशन मौजूद है जो कि अपनी ही मिस्ट्री अलग से रखता है। ये सारगासो सी अजीबोगरीब मिस्ट्री वाला वो समंदर है जो अटलांटिक के मकाम पर कहा जाता है सदियों से मौजूद है। जबकि अगर इसके रकबे को अगर हम देखते हैं, इसके रकबे को एनालिसिस करते हैं, तो इसका एक रकबा यानी कि इसका एक पोर्शन जाके बरमूदा से मिल जाता है, यानी कि बरमूदा ट्रायंगल से इसका एक पोर्शन मिल जाता है। यानी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि ऑलरेडी एक मिस्टीरियस प्लेस दूसरी मिस्टीरियस प्लेस से कनेक्टेड है, और इनके कनेक्टेड होने के बाद इनका वजूद कुछ और ही बन जाता है। फिलहाल अभी हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ, यानी कि इसके हिस्टोरिकल वाक़यात की तरफ। अगर इसके हिस्टोरिकल वाक़यात पे आ जाते हैं तो 1442 में सबसे पहले आ जाता है इधर क्रिस्टोफर कोलंबस का वाक़या। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि मशहूर एक्सप्लोरर थे और इसी मकाम से गुजर रहे थे, उनके मुताबिक जब उनकी शिप्स यहाँ पर पहुँची थी तो इस सीवीड्स की झाड़ियों में फंस चुकी थी, स्टक हो चुकी थी। उन्होंने अपने सफ़रनामे में ये बात बताई है कि जब हम यहाँ पर फंसे थे तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ था, बट फाइनली हम यहाँ से निकल चुके थे। उन्होंने अपनी जो सफ़रनामा था उसमें बात बताई थी कि हम समंदरी जंगलात के दरमियान फंस गए थे, और जिक्र करा था इसी जगह का। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो एक और एक्सप्लोरर थे 5th सेंचुरी के, यानी कि बहुत ज़्यादा कदीमी इसकी एक मिसाल और मिलती है। 5th सेंचुरी के एक एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था हिमिल्को। उन्होंने अपने पोयम के अंदर इस जगह का इस बारे में जिक्र करा था, और उनके अल्फाज कुछ इस तरह से थे: एटलांटिक एज बीइंग कवर्ड विद सीवीड्स एंड विंडलेस। ये इनके अल्फाज थे। सीवीड्स का तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं, जबकि उन्होंने विंडलेस होने का भी जिक्र करा था, जिसके बारे में काफ़ी जगहों से शवाहिद भी मिले हैं कि वो जगह है, वो मकाम है जहाँ पर विंड्स, हवा नहीं चलती, और अजीबोगरीब सी यहाँ पर एक हवा होती है जो एक अपनी मिस्ट्री क्रिएट कर देती है।
सिमिलरली इसी तरह जो इस पानी की डेप्थ है कहा जाता है वो भी बड़ी क्लियर मिलती है, यानी कि अगर ऊपर से देखा जाए तो 200 फीट तक इसकी डेप्थ देखी जा सकती है। ये इतना क्लियर वाटर है। जो हिमिल्को वाली पोयम से मिसाल मिलती है, इसके बारे में क्रिस्टोफर कोलंबस भी जानते थे, यानी कि उन्होंने ये अकाउंट पढ़ा था। अगर उन्होंने ये चीज़ पढ़ी थी तो फिर इन्होंने यहाँ से सफ़र क्यों करा था? दरअसल वो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उन्होंने अपने सफ़रनामे में बात बताई थी कि मैं इस जगह के बारे में जानता था जब हम इस मकाम पे पहुँचे थे। यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस हिमिल्को वाली बात जानते थे और उन्हें पता था कि इस मकाम के ऊपर हमें सीवीड्स मिलेंगी, मगर फिर भी वो इसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए थे। 11वीं सेंचुरी में एक कार्टोग्राफर थे जो कि मुस्लिम कार्टोग्राफर थे, उनका नाम था मोहम्मद अल इदरीस। उनके भी एक्सप्लोरेशन में ये बात पता चलती है कि उन्होंने सीवीड्स का मकाम देखा था। ये एक एडमिरल शिप के ऊपर यहाँ से गुजर रहे थे जब इन्होंने झाड़ियाँ, ये सीवीड्स यहाँ पर देखी थी। अगर हम चलते हैं इसकी डिसअपियरेंसेस के वाक़यात पर, तो ये हकीकत है यहाँ पर काफ़ी डिसअपियरेंसेस के वाक़यात मिलते हैं जो कि बड़े मिस्टीरियस भी रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो मकाम है, वो जगह है जो कि सीवीड्स की झाड़ियों से घिरा हुआ है। सीवीड्स की झाड़ियाँ दरअसल में एक मिस्ट्री क्रिएट कर देती हैं आने वाले के लिए। ये होता यह है कि झाड़ियाँ होती हैं जो डिफरेंट पैचेस में बनी हुई होती हैं इस मकाम पर। अब जो शिप्स यहाँ पर दाखिल होती हैं उन्हें कुछ झाड़ियाँ तो नज़र आ जाती हैं समंदर के ऊपर, यानी कि समंदर की सतह के ऊपर उन्हें वो झाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, जबकि बहुत सारी झाड़ियाँ वहाँ पे नज़र नहीं आती, जिससे होता यह है कि उनकी शिप्स वहाँ पर जाके स्टक हो जाती हैं, फंस जाती हैं। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट ने इस जगह को ममनू करार दे दिया है कि यहाँ से ना गुजरा जाए, ये डेंजरस सी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो शिप्स यहाँ पर आई थी और स्टक हुई थी, उनमें से काफ़ी शिप्स के साथ ये वाक़यात हो गए थे कि वो डूब चुकी थी, जबकि काफ़ी शिप्स के बारे में बात मिलती है कि वो डिसअपियर हो गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितनी शिप्स डिसअपियर हुई हैं उनमें से ज़्यादातर यहाँ पर मिल चुकी हैं। एक यहाँ पर बिजनेसमैन थे, एक सेलर थे, जिनके साथ एक वाक़या यहाँ पर हुआ था। वो अपनी याच के ऊपर यहाँ पर सफ़र कर रहे थे। ये एक रेस में हिस्सा लेते हुए इस जानिब निकल आए थे और ये एक अलग से मिस्ट्री थी कि इस जानिब क्यों आए थे। कहा जाता था वो खुदकुशी करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनकी बोर्ड भी यहाँ पर उल्टी पड़ी हुई मिली थी 10 दिन के बाद, जबकि उनकी बॉडी वहाँ से फाउंड नहीं हुई थी। इन बिजनेसमैन का नाम था डोनाल्ड क्रोहस्ट और ये वाक़या मिलता है हमें 1969 से। सिमिलरली 1857 में भी यहाँ पर एक बड़ी शिप डिसअपियर हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी एक सी के मकाम पर मिल गई थी, जबकि उनमें उनका क्रू मौजूद नहीं था। यानी कि जो यहाँ पर शिप्स की डिसअपियरेंसेस हुई हैं उनमें क्रू तो गायब हुआ है लेकिन शिप्स फाउंड हो गई हैं, जबकि जो बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री मिलती है उसमें शिप्स के साथ साथ क्रू भी गायब हो जाता था और कुछ भी नहीं मिलता था। सिमिलरली अगर इसको कंपेयर करें बरमूदा ट्रायंगल से, तो ये कोई मिस्टीरियस सी नहीं है, यानी कि जो डिसअपियरेंसेस के वाक़यात यहाँ पर होते हैं वो शिप्स फाउंड हो जाती हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो बॉडीज़ थी वो फाउंड नहीं हुई, ये एक मिस्ट्री यहाँ पर ज़रूर मिलती है। ये तो थे इसके डिसअपियरेंसेस के वाक़यात, जबकि इसकी मरीन लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें हयात बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसा कि झाड़ियों की और पौधों की यहाँ पर हयात, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और पौधे मिलते हैं। इस समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा सीवीड्स, बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ और बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया मिलता है, जिससे पता चलता है कि समंदर काफ़ी हयात रखता है, काफ़ी ज़िंदगी रखता है अपने अंदर। ये झाड़ियाँ बताया जाता है कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और ये बहुत बड़ा जंगल यहाँ पे बन चुका है। बेसिकली इसमें बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, कुछ ज़िंदा झाड़ियाँ होती हैं, कुछ अलग से झाड़ियाँ होती हैं, कुछ ब्राउनिश झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, कुछ येलोइश कलर की यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं। डिफरेंट झाड़ियाँ इस मकाम पर मिलती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी मिस्टीरियस सी झाड़ियाँ हैं। सिमिलरली जब एटलांटिक अपना किनारा लगाता है, यानी कि एटलांटिक ओशन किनारे पर पहुँचता है, तो इन झाड़ियों के आसार उन किनारों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर इसको एरियल व्यू से देखा जाता है, यानी कि हेलीकॉप्टर से अगर इस जगह को देखा जाता है, तो ये सीवीड्स का मकाम अलग ही यहाँ पर दिख रहा होता है और ये समंदर अपना अलग ही मंजर पेश कर रहा होता है। ये तो थी इसकी फॉरेस्टेड लाइफ, जबकि अब हम आ जाते हैं इसकी मरीन लाइफ के ऊपर, यानी कि फ़िशेज़ के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट फ़िशेज़ और उनकी नस्लें मिलती हैं, छोटी बड़ी यहाँ पर कई फ़िशेज़ मिलती हैं। कहा जाता है यहाँ पर शार्क की 10 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इस समंदर के मकाम पर। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की डिफरेंट स्पीशीज़ की ईल्स यहाँ पर मिलती हैं। इनमें यूरोपियन ईल्स, अमेरिकन कॉन्गर ईल्स, इसके अलावा भी डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ईल्स यहाँ पर फाउंड होती हैं। कहा जाता है ये ईल्स डिफरेंट मकामात पर सफ़र करती रहती हैं, इनकी कोई मखसूस जगह नहीं है, मगर सीवीड्स के ज़्यादा होने की वजह से वो इस जगह का ज़्यादा रुख करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोअर हेड टर्टल मिलता है, जो कि कहा जाता है गल्फ़ स्ट्रीम की तरफ से सफ़र करता हुआ यहाँ आ जाता है, यानी कि वो गल्फ़ स्ट्रीम और सारगासो सी की तरफ अपना सफ़र रखता है और इन्हीं दोनों के दरमियान रहता है।
ये लॉवर हेड टर्टल कहा जाता है, एक नायाब टर्टल है जो इस मकाम पे पाया जाता है। जबकि इसके अलावा सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फ़िश यहाँ पर मिलती है जिसको सरगासम फ़िश कहा जाता है, और वो फ़िश इसी मकाम पर ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि वो बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी फ़िश है जो कहा जाता है फ्रॉग की नस्ल में से है, और इसी की सीवीड्स की झाड़ियों के दरमियान रहने वाली एक मछली है जो बड़ी अजीबोगरीब सी मछली है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर छोटी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं जिनका जिक्र यहाँ करना बेकार है क्योंकि वो आम सी मछलियाँ होती हैं। अब हम चलते हैं और इसकी असल मिस्ट्री के ऊपर आते हैं कि जगह है क्या। बेसिकली एक नो बाउंड्री वाला, नो लैंड वाला वो सी है जो अपनी एक मिस्ट्री भी रखता है, और आज ये थ्रेटन जोन में आ चुका है। इसकी वजह है, और इसकी वजह कोई और नहीं, इसकी वजह हम हैं, यानी कि इंसान। इंसानों की वजह से ये सी, ये मकाम ख़तरे में है। यानी कि डेली बेसिस के ऊपर यूरोप से, अमेरिका से और डिफरेंट मकामात से, डिफरेंट कंट्रीज से इस जानिब वेस्ट आता है, इस जानिब कचरा आता है। ये वेस्टेज इतनी ज़्यादा होती हैं, यानी ये कचरा इतना ज़्यादा होता है कि इसकी झाड़ियों के दरमियान फंसा हुआ अलग से ही नज़र आ रहा होता है। यानी कि इस मकाम को ज़्यादातर जो तबाह कर रहा है वो इंसान कर रहा है। काफ़ी मुल्कों ने इत्तेहाद के बाद इस जगह पर बहुत सारे काम करे, जैसा कि अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, इन सब ने इत्तेहाद करके यहाँ पर बहुत सारी कंपेन्स चलाई थी जिसमें सफाई का काम हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कचरे का मसला है वो ताहल ऐसा का ऐसा यहाँ पर मौजूद है। फाइनल अगर इसकी कंक्लूजन पे चलते हैं तो ये वो जगह है जो आज थ्रेटन जोन में है इंसानों की वजह से। ये एक नेचुरल वंडर है, एक यूनिक प्लेस है जिसको इंसानों की सख्त ज़रूरत है। अगर हम इसी तरह से कचरा यहाँ पर करते रहेंगे तो यहाँ पर मौजूद फॉरेस्टेड एरिया और मरीन लाइफ को, यानी कि समंदरी हयात को बहुत ज़्यादा खतरा है। ये नो कोस्टल लाइन वाला समंदर आज इंसानों के मरहून मिन्नत है, यानी कि इसको इंसानों की सख्त ज़रूरत है। यानी कि अगर ये नेचुरल वंडर प्रोटेक्ट हो सकता है तो उसको सिर्फ इंसान ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, होप आपको ये सारगासो सी की मिस्ट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।